हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लिए अभ्यास प्रश्न उत्तर। जो आपकी किताब के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं ना वो, और यह है इसका भाग 1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 यानी कि प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के सवालों को हल करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और मस्ट है कि अपनी किताब निकाल लीजिए। उसका पहला सवाल अब आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों ये है पहला क्वेश्चन, जहां पे लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है लेड प्लस CO2। लेड मतलब सीसा। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मैं आपको इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के पहले बता दूं कि उपचयन या अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उल्टे हाथ का है, यानी कि अभिकर्मक के साइड का है। उत्पाद को उससे कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ रिएक्टेंट को देखते हैं। तो ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए लेड ऑक्साइड यहां पे है, आपने लेड ऑक्साइड की तरफ देखा और फिर लेड की तरफ देखा, तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे क्या था, जो लेड था वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में था और यहाँ अकेला था, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। भैया पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में था, इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। अब मस्त अकेला है, किसी को कुछ नहीं देना पड़ रहा, पूरे इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। और जब आप इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हो तो आपका क्या होता है, अपचयन। आपका अपचयन हुआ है, आपका अपचयन हुआ है, मतलब आप क्या हो, ऑक्सीकारक हो। मैं तो आपको एक बार पूरा बता दे रहा हूं, उनने जो नहीं पूछा वो सब बता दे रहा हूं मैं तो आप मतलब क्या हो, आप ऑक्सीकारक हो। इस प्रकार से कार्बन यहां पे अकेले थे, अभी मस्त थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। पर जैसे ही तुमने देखा सीधे हाथ पे, अब ये तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गए, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गए मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ। और यदि इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है मतलब आपका क्या हुआ है, उपचयन। और यदि आपका उपचयन हुआ है तो आप कैसे एजेंट हो, आप अपचायक हो। यह सब मैंने बताया हुआ है कि जिसका उपचयन होता है वो अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। तो इसके हिसाब से ये कौन है, ये ऑक्सीकारक है, इसका क्या हुआ है, अपचयन। ये कौन है, उपचायक, अपचायक, इसका क्या हुआ है, उपचयन। अब हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को देखो, सीसा अपचयित हो रहा है, गलत है। सीसे की तो बात ही नहीं हो सकती, इसकी तो कहानी नहीं है, क्योंकि वो किस साइड है, उत्पाद की साइड है, उसकी तो बात ही नहीं करनी, वो तो उसका तो कुछ ही नहीं हो रहा, काट दो उसे। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसकी भी बात नहीं हो सकती। तो हम समझ गए कथन 1 एवं कथन 2 असत्य है, कथन 1 एवं कथन 2 असत्य है, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है तो MCQ पर, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी। NCERT सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि रटा रटाया काम करा दिया, पूरा सिखाएंगे, हर चीज सिखाएंगे। दूसरा सवाल है, अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होगी जो बुक में नहीं दी पर एग्जाम में पूछी जा सकती है तो मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा, भले वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी पर कोई समस्या नहीं, वो मेरा काम है कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इस टॉपिक इस क्लास के बाद वो आपके पास भी होनी चाहिए। तब तो मैंने कुछ पढ़ाया है, नहीं तो क्या पढ़ाया। उन्होंने कहा Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। आपको बताना ये किस प्रकार की रिएक्शन है। देखने में तो साफ समझ में आ रही है कि एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है किससे, आयरन से। एल्यूमिनियम जो है ज्यादा क्रियाशील है आयरन से, उसने विस्थापित कर दिया है उसे। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ रही है प्रथम दृष्टया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन के साथ साथ रिडॉक्स भी है, विस्थापन के साथ साथ ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी है। तुम कहोगे कैसे समझ में आया, ऐसे समझ में आया। रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे समझ में आती है कि भैया यहां पे आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में था, जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में था तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। जैसे ही तुमने यहां देखा अब आयरन अकेला है, यहां पे था जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे, पर अब आयरन वहां पे अकेला है। जब अकेला है मतलब उसने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का मतलब है आपका अपचयन हुआ है, आपका अपचयन हुआ है, आप ऑक्सीकारक हो, आप ऑक्सीकारक हो, आपका अपचयन हुआ है, आप ऑक्सीकारक हो। अगर किसी का अपचयन हुआ है तो यह तय बात है इसका क्या हुआ होगा, इसका उपचयन हुआ होगा, तय बात है। सीधे उल्टे हाथ की कहानी होती है, अगर एक का अपचयन हुआ है तो दूसरे का उपचयन होना तय है। इसका हिसाब से यदि अपचयन उपचयन हुआ है मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है,
ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो मतलब ये दोनों है इसके उत्तर, विस्थापन और रेडॉक्स। किताब में एक ही ऑप्शन दिया विस्थापन, पर बोर्ड में वो दोनों पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल ऐसे ही नहीं है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको करवा दिए और हो गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो इंटरनेट पे बतेरे अवेलेबल है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब पूरा डिस्कस करके आपको सबको सीखना चाहिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण मतलब आयरन, ये सॉलिड फॉर्म में आपने डाइल्यूट HCl, तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट कराया, बताइए क्या होगा? मैं बता दूं, आयरन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। आयरन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, बना लेगा आयरन क्लोराइड, FeCl2 बना लेगा। ठीक है ना, आयरन क्लोराइड बना लेता है तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कभी कोई तुमसे पूछे इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो यहां पे 2 लगा देना, तो ये बैलेंस हो गई। कोई पूछे टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो बोल देना विस्थापन थी। उनने पूछा नहीं है, उनने तो क्या बोला है कि जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, उनने ये पूछा है। मैं अतिरिक्त में बता रहा हूं कि इसका बैलेंस कर सकते हो, कर दी। क्या इसका अभिक्रिया का प्रकार बता सकते हो? ये विस्थापन है। विस्थापन के साथ साथ ये रिडॉक्स भी है, विस्थापन के साथ साथ ये रिडॉक्स भी है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि यहां पे Fe अकेला था, जैसे ही सीधे हाथ पे देखोगे अब वो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में है मतलब इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया मतलब इसका क्या हुआ है? उपचयन। और यदि इसका उपचयन हुआ है तो इसका क्या हुआ होगा? अपचयन। अगर एक का उपचयन होता है तो दूसरे का अपचयन। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स भी है, ये विस्थापन भी है, और बैलेंस भी आपने कर दिया। और इसमें आपने उनने पूछा क्या था कि भैया जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इतना भी वो बोर्ड में पूछ सकता है, इसलिए मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये चीज कैसी लगी, कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर निर्भर नहीं। अगर एनसीईआरटी के अंदर कोई रिएक्शन है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये बढ़िया उत्तर आया कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उदाहरण से समझते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे एक ही है, 2 लगा देंगे, 2 लगाने से मैग्नीशियम 2 होगा। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होती है, जब अभिकर्मक और उत्पाद में, जब अभिकर्मक और उत्पाद में अणु की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना, जब अभिकर्मक और उत्पाद में अणु की संख्या बराबर होती है, उस अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद में अणु की संख्या बराबर होती है, उस अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे मैग्नीशियम के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। इस साइड पे इधर देखिए, यहां पे मैग्नीशियम के कितने हैं? 2। यहां पे ऑग्नीशियम के कितने हैं? 2। ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट, ये है अभिकर्मक की साइड, ये है उत्पाद की साइड। दोनों जगह पे नंबर ऑफ अणु यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आपस में बराबर है, तो यह अभिक्रिया संतुलित होती है। अब कोई बोले संतुलित करना क्यों जरूरी है? संतुलित करना क्यों जरूरी है? उसका रीजन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकर्मक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना द्रव्यमान अभिकर्मक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। यह होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जितना अभिकर्मक का वजन होता है उतना ही उत्पाद का वजन होता है। इसी कारण से हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को आपस में बराबर करते हैं। तो क्यों होता है भैया संतुलित? क्यों होती है? ये रही संतुलित अभिक्रिया। किस कारण से होती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद इन दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फिर बैलेंसिंग का है। बैलेंसिंग का तो अपन ने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, देख लो। एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, जब ये वीडियो खत्म होगा तब भी आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मैंने बटन पे भी शायद लगा दिया है, देख लेना। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है, इसको संतुलित करेंगे। 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, 2 लगा देंगे। 2 लगाने से नाइट्रोजन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं, तो यहाँ 3 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। संतुलन में तो मैं मान के चल रहा हूं तो मास्टर हो चुके हो, क्योंकि मैंने बहुत जानदार प्रैक्टिस कराई है तुम्हारी। अगर किसी से नहीं बना तो फिर वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको पर्सनल सिखाऊंगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में दहन होगा। क्या बन रहा है? जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पानी बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, इसको संतुलित करना है। 2 हाइड्रोजन कोई समस्या नहीं, 1 सल्फर कोई समस्या नहीं। 2 ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन, ये गड़बड़ है। ये जब भी 3 और 2 वाला केस आए ना तो तुम तो ये कर दिया करो, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, यहां 3 लगा दो। यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो बाकी सब जगह 2 लगा दो। ये रिएक्शन चेक कर लेना, बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लेना। मैंने क्या बताया फिर से सुनो कि ये 3 और 2 वाले केस में क्या करो, यहां पे 3 ऑक्सीजन तो यहां 3 लगा दिया, यहां पे 2 ऑक्सीजन थे बाकी सब में 2 लगा दिया, हो गया काम। ठीक है ना। चलिए तीसरा इसमें कर रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, यह आपको दे देगा बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3। इसको आपको संतुलित करना है, इसको संतुलित करके दिखाइए। भैया 2 एल्यूमिनियम है, यहां 2 लगा देंगे, 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो गए तो यहां 3 लगा देंगे, 3 लगाने से बेरियम 3 हो गए तो यहां 3 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। चेक कर लो, हो चुकी है बैलेंस। नेक्स्ट है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु मतलब के, जल मतलब वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके KOH, और क्या बना रहा है साथ में? हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लो अब बताओ, फिर ये 3 और 2 वाला केस आ गया, पर इसको अलग तरीके से करेंगे। ये 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 लगा देंगे, 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाएंगे तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम 2 हो गए थे। पोटेशियम 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये चारों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं। तो ये था एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास प्रश्न उत्तर का भाग 1, जिसमें आपने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के सवालों के जवाब दिए, वो भी पूरे डिटेल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।